हेलो लर्नर्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। और एक बार फिर से हम लोग लेकर आए हैं द हिंदू की वोकैबलरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। वैसे ही काफी देर हो गई है ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस। शुरू करते हैं आज की हिंदू वोकैबलरी। पहला शब्द है आज का हमारा ब्रुक। ठीक है, ब्रुक। ब्रुक एक नाउन भी होता है, और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है एक छोटी सी स्ट्रीम, एक नदी की धारा। पर ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। ये होता है टॉलरेट करने की सेंस में। ठीक है सर, ठीक है। टॉलरेट करना, सहना, बर्दाश्त करना। टू टॉलरेट और अलाउ, किसी चीज को बर्दाश्त करना, किसी चीज की अनुमति देना। ठीक। इसको आप याद रख सकते हैं कि ब्रुक नाम का एक लड़का है। आपको पता है ब्रॉक लेसनर कितना भयानक दिखता है ना वो। तो वो उसी को समझो कि ब्रॉक का भाई ब्रुक है, जो एक बुली है, यानी कि बच्चों को परेशान करता है, सबको परेशान करता है, सब उसको बर्दाश्त करते हैं बहुत मुश्किल से। ठीक है। एंड्योर, टॉलरेट, स्टैंड। ठीक है। बेयर, इसको बेयर पढ़ते हैं, बियर मत पढ़ना प्लीज, बियर ये होता है। ठीक है। और इस बेयर की भी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बेयर का मतलब तो होता है भालू। ठीक है। इसलिए टेडी बियर मत देना, और टैडी बियर तो बिल्कुल मत देना 14 फेब को। टेडी बेयर, टेडी बेयर। तो एक तो बेयर होता है भालू, और दूसरा बेयर होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, बर्दाश्त करना। ठीक। तो ये हो गया इसका सिनोनिम। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? रिफ्यूज, रिजेक्ट, डिसअलाउ, फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड मतलब मना करना, डिसअलाउ किसी चीज की अनुमति नहीं देना, रिफ्यूज इनकार करना, रिजेक्ट बिल्कुल उससे पल्ला झाड़ देना। तो ये उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। ये आया है ओल्ड इंग्लिश के ब्रोकन से। अच्छा, ये ब्रोकन बाद में ना ये हो गया था। ठीक है, जहां तक मुझे याद है, BROUKEN, ये आगे चल के ऐसा हो गया था। ठीक है। मैं इतना जोर इसलिए देता हूं ना वोकैबुलरी पे, क्योंकि एक बार ये आपको याद हो गई तो बहुत सी और भी चीजें याद हो जाएंगी। तो ब्रोकन कहीं ना कहीं एंजॉय के साथ होता था, यूज करने के साथ ये जर्मन के ब्राखन से आता है। तो इसका मतलब ही हो गया, कोई चीज अगर इंजॉय कर रही है खुद को तो बाकी लोग उसको परेशान नहीं कर रहे, लोग टॉलरेट कर रहे हैं। इसी ब्रोकन से ब्रोकर आता था, बिचौलिया जो एंजॉय करता था बीच के कमीशन को। इसे ब्रूक से ब्रुकलेट भी आ जाता है। याद है मैंने ब्रुक बताया था, अभी नाउन छोटी नदी, उससे ब्रुकलेट भी निकलता है। ठीक है। he will not brook any interference in his decisions, वो टॉलरेट नहीं करेगा किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस को अपने डिसीजन। ठीक है। डिसेंट। ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको? डिसेंट। देखिए, हिंदी में हम ऐसे लिख देते हैं कि आपको पता नहीं है कि से को कितना लंबा पढ़ना है। और इंग्लिश में स्ट्रेस एक बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी। क्योंकि टेस्ट और टेस्ट दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हिंदी में तो ऐसे ही लिख देंगे दोनों को। ठीक है। हालांकि एक ये सिंबल यूज होता है, ये ड नहीं है, एक ऐसा सिंबल होता है जब स्ट्रेस देना होता है तो। ठीक। तो इसको डिसेंट नहीं पढ़ेंगे। हाँ सॉरी, इसको तो डिसेंट पढ़ेंगे, पर एक और होता है, उसको पढ़ते हैं डिसेंट। से को लंबा खींचते हैं, डिसेंट और डिसेंट। ठीक है, नहीं इन दोनों को सॉरी एक जैसा पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को पढ़ते हैं एक जैसा, डिसेंट। ठीक है। होमोफोन्स है, एक ही आवाज होती है, ये अलग बात है कि दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। ये डिसेंट आता है नस्ल के लिए, उतरने के लिए, कहीं आप उतर रहे हैं तो वो आपका डिसेंट है, आप डिसेंड कर रहे हैं। डिसेंड वर्ड तो आपने सुना होगा ना, लास्ट के टी को हटा के डी लगा दो, तो आप डिसेंड कर रहे हैं। डिसेंट नस्ल को कहा जाता है, यानी आप कहां से उतरे हुए हैं, आपके पूर्वज कौन थे, ब्लड लाइन कहां से आ रही है। ठीक है। और इस डिसेंट का मतलब होता है असहमति। और मैं जो स्ट्रेस की बात कर रहा था वो कर रहा था इसको लेके। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको डिसेंट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं डिसेंट। डिसेंट, डी पे तो थोड़ा स्ट्रेस होता है, पर से पे बिल्कुल नहीं होता। तो डिसेंट का मतलब आप समझ गया, एक डिसेंट ये हो गया असहमति, एक डिसेंट ये हो गया नस्ल या उतरने के को लेके, और ये डिसेंट, डिसेंट किसी भद्र पुरुष को हम लोग कहते हैं। ठीक है।
कि वो डिसेंट है, किस चीज का टेस्ट वेस्ट हम कहते हैं कि डिसेंट टेस्ट है तो ठीक ठाक। ठीक, इस डिसेंट को याद रखने के लिए आपको एसेंट को याद रखना होगा। ये आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। आपने ये जरूर पढ़ा होगा, सेंट, सहमति। ठीक है, याद रख सकते हैं इसको एज सेंट। जैसा आपने किसी को विचार भेजा वैसा उसने मान लिया तो उसने अपना एसेंट दिया यानी कि सहमति दी, और उसका उल्टा हो गया डिससेंट। जैसा आपने भेजा उसको उसने डिस कर लिया। डिस तो आपको पता ही है ना, किसी चीज को आपने रैप में सुना होगा, डिस्ट्रैक्ट, किसी चीज की बेइज्जती लोग करते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसकी असहमति जताते हैं। ठीक है, तो डिसेंट को याद रखेंगे, इसका मतलब होता है द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल वंस या अपोजिट। ठीक है, असहमति, विरोध। सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन, डिस्प्यूट, और एंटोनिम्स हो जाएंगे अग्रीमेंट, कंसेंट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एज सिंपल एज दैट। ये लैटिन के डिसेंटियर से आया है। ठीक है, ये सेंटियर जिससे सेंटिनेंस, सेंसेस, सेंसिबल, सेंसिटिविटी वगैरह वगैरह आता है। इसका मतलब ये होता है टू फील, सेंस, महसूस करना। और डिस का मतलब ही है दूर हटना। तो आप किसी की भावना से दूर जा रहे हैं यानी कि आप उससे असहमत हैं। आप किसी के सेंस से दूर जा रहे हैं तो आप उससे असहमत हैं। सिंपल। टू डिफर इन सेंटिमेंट, आप उससे उसकी जैसी भावना नहीं रखते, आप उससे सहमत नहीं है। ठीक, इसी से आता है सेंस, सेंटिमेंट, सेंसेशन, सेंसिबिलिटी, सेंसिटिव वगैरह, सेंसिटिविटी। और इस डिस से डिस्कनेक्ट, दूर जाना, कनेक्शन का हटना। डिस्पर्स, बिल्कुल दूर दूर, पर्सन होना, बिखर जाना। डिसमिस, निकालना, किसी चीज से दूर हटाना उसको। डिराइव्ड फॉर्म्स हैं डिसेंटिंग और डिसेंटर। ठीक है, डिसेंटिंग एटीट्यूड, डिसेंटिंग पर्संस, डिसेंटिंग फिलॉसफीज वगैरह वगैरह होते हैं। कोई आपसे असहमति जताए तो वो डिसेंटर होगा। He voiced his dissent, उसने अपनी असहमति व्यक्त की। वॉइस यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, वॉइस का मतलब होता है किसी ओपिनियन को बता। ठीक है, अब आते हैं egregious पे। egregious, नहीं, ज नहीं, ज, egregious। egregious, egregious का मतलब होता है अत्यंत बुरा, हद से ज्यादा बुरा। ठीक है, भयानक के सेंस में होता है। घोर यहाँ लिखा हुआ है ना, egregious। तो आप इसको याद रख सकते हैं ये कि एग्स खाना रिलीजियस लोगों के लिए बुरा है, घोर अपराध है। ठीक है, तो एग्स रिलीजियस लोग नहीं खा सकते, तो एक्रोचियस हो गया। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा ऐसे। सिनोनिम्स इसके होंगे atrocious, flagrant, appalling, appalling, किसी appalling से appalling से और क्या आता है, appalling नहीं आता है। heinous, इसको heinous, heinous पढ़ते हैं इसको। फिर outrageous, minus, slight, सॉरी ये सब तो हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। minus, slight, trivial, negligible, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। कोई चीज egregious सॉरी, तो वो हद से ज्यादा बड़ी है, मतलब इन द सेंस ऑफ कि कितनी बुरी हो सकती है आपके लिए, कितनी डैमेजिंग हो सकती है, कितनी ज्यादा शॉकिंग हो सकती है। और उतनी ज्यादा शॉकिंग नहीं है तो बिल्कुल उल्टा हो गया, माइनर सी बात है। एक माइनर तो ये होता है, ठीक है, खदान खोदने वाले को कहते हैं खानों में काम करते, और एक माइनर ये होता है कोई छोटी चीज है, छोटा बच्चा, इनको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। egregious, egregious, ई तो आपको पता है, ई का मतलब बाहर निकलना, कल भी हमने काफी बात किया था। और ट्रेक्स का मतलब होता है फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड, तो झुंड से बाहर निकल रहा है तो egregious है, सब बिल्कुल ही बुरा है, अच्छे लोगों से बाहर निकल गया। ठीक है, इसी ग्रेक्स से ग्रेगेरियस आता है, कोई ऐसा आदमी जो मिलनसार होता है, तो सबसे मिलजुल के रहता है, तो ग्रेगेरियस होता है। कॉन्ग्रेगेट, आपने सुना होगा, कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेशनल, कॉन्ग्रेगेट, जिससे कांग्रेस भी आता है। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना। और ये ई से तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, बाहर निकलने के लिए एमेट, इजेक्ट, एवेड वगैरह। egregiously, egregiousness, इसके दो डिराइव्ड फॉर्म्स हैं, डिराइव्ड वर्ड्स हैं। The judge condemned the egregious violation of egregious, egregious violation था ह्यूमन राइट्स का, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से धज्जियां उड़ाई गई थी मानवाधिकारों की, हमारे यहाँ जैसा भी कुछ स्टेट्स में चल रहा है।
खैर, अब आते हैं फ्रिवलस पे। फ्रिवलस में लिखा हुआ है ना तुच्छ, गैर जरूरी हिंदी में, पर एक्चुअली इसका मतलब कई बार मौज मस्ती वाला इंसान जो होता है ना, उसके लिए भी हम कहते हैं मौज मस्ती से जुड़ा हुआ होता है। किसी का मौज मस्ती वाला एटीट्यूड है तो फ्रिवलस इंसान है, एक्टिविटी फ्रिवलस कर रहा है वो, ठीक है। तो फ्रिवलस, इसको याद रखिएगा कि आप फ्री हैं तो वॉल्यूम बढ़ा के और यूएस वाली फिल्में देख रहे हैं तो फ्रीवॉलस, ठीक है, फ्रिवलस याद रखिए, ठीक है। कोई चीज है मतलब बहुत मौज मस्ती में है और या बहुत छोटी है, गैर जरूरी है, उसका सीरियस पर्पस नहीं है, उसको फ्रिवलस कहते हैं, ठीक है। ट्रिवियल, तुच्छ से जुड़ा हुआ, पेटी, सुपरफिशियल, लाइट हार्टेड और सिली, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगर वही कोई चीज फ्रिवलस नहीं है तो सीरियस है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल है, ठीक है। फ्रिवलस आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्री में कोई बॉल आपको मिल गई, अस हमें 80, हमें फ्री में बॉल मिल गई तो वो जरूरी किसी के लिए गैर जरूरी रही होगी, बेकार रही होगी, तभी उसने वो बॉल हमको थमा दी, ठीक है। तो हो गया ये हमारा लैटिन के फ्रिवलस से आया है, जिसका मतलब ये होता है वर्थलेस, ट्राइफलिंग। इससे आता है फ्रिवोलिटी, तुच्छता होता है, लेकिन मस्ती मिजाज को भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रिवलसली, तुच्छ रूप से, बिना सीरियस हुए, ठीक है। द कोर्ट डिसमिस द लॉ सूट एज फ्रिवलस, मुकदमे को तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया। वैसे यहाँ इसका मतलब तुच्छ नहीं, यहाँ इसका मतलब है बेमानी, जिसका कोई मतलब ना, फ्रिवलस। क्या कहते हैं हम उसको, बैड इंटेंट से, इल इंटेंट से किया गया बेमतलब का काम था ये मुकदमा, ठीक है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये फ्रिवलस, ठीक है। फ्रिवलस परचेजेस, बेमतलब चीजें खरीदी उसने तुच्छ चीजों पे, मतलब ना हो तो तुच्छ हो ही जाता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रीवेंसेस पे। आपको ग्रीफ याद होगा, ग्रीफ आपने पढ़ा होगा, ग्रीफ का मतलब होता है शोक, दुख, ठीक है। और उससे आता है ग्रीवेंस, ये एफ वी में बदल जाता है तो ग्रीवेंस हो जाता है, ठीक। ग्रीवेंस क्या होता है, किसी तरीके की आपको कष्ट है, किसी तरीके की तकलीफ है। ये प्लूरल में कब यूज होता है, अक्सर जब ऑफिशियल कंप्लेंट्स वगैरह की हम बात करते हैं, शिकायतें, असंतोष, जैसे हम कह सकते हैं द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विल लिसन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ ऑल द सिटीजंस, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ग्रीवेंसेस, इसको याद रखने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ग्रीफ को याद रखिएगा, ग्रीफ से ग्रीफ बना दीजिएगा, ग्रीवेंसेस कर दीजिए। सिनोनिम्स हो जाएंगे कंप्लेंट्स, ऑब्जेक्शंस, प्रोटेस्ट, रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट आपको याद होगा, अभी हमने सेंट पढ़ा था, भावना। रिजेंटमेंट ऐसी भावना होती है ना आपके अंदर, शोक की, असंतोष की, किसी चीज को लेकर घृणा की। डिससेटिस्फैक्शन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम होगा सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, अप्रूवल और डिलाइट, ठीक। अच्छा, ओल्ड फ्रेंच के ग्रेवेंस से आया है। ग्रेवेंस का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना, जो आया है ग्रेवर्स से, टू बर्डन और ऑप्रेस, किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को कुचल देना, किसी चीज पे बोझ डाल देना। इसी से निकलता है ग्रेव, इसी बर्डन से ग्रेव आता है। ऑप्रेस, जब आप किसी को ग्रेव में डालते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको जमीन में दबा देते हैं, ठीक है, मिट्टी डाल के उसके ऊपर मिट्टी का बर्डन डाल देते हैं, तो इसी ग्रेव से ग्रेव आता है, जो कि होता है कब्र, होती है कब्र। और वो आगे चल के ये वाला ग्रेव बन गई गंभीर, कोई बात ग्रेव है तो समझिए मौत से ज्यादा गंभीर क्या हो सकता है। तो इसीलिए किसी बात को हम लोग कहते हैं जब गंभीर है तो सीरियस के कॉन्टेक्स्ट में उसको ग्रेव कहते हैं। और इसी से फिर ग्रीव आता है, ग्रीव का मतलब ही होता है दुखी होना, वर्ब है ये, ठीक है। इससे ग्रीवेंस बनता है, ग्रीवस बनता है, अग्रीव्ड बनता है, इससे यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो भी देना चाहिए था ना, अग्रीव्ड। अग्रीव्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर मेट द अग्रीव्ड फैमिली, शोकाकुल परिवार से जाकर मिले मुख्यमंत्री, ठीक है। The workers presented their grievances to the management, मजदूरों ने अपनी शिकायतें मैनेजमेंट के सामने रखी।
अब आगे बढ़ते हैं, इंटिमिडेशन। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, इंटिमिडेशन। टिमिड कोई होता है ना तो वो होता है डरपोक। डरपोक। अब किसी में आदमी के अंदर आप डरपोक वाली भावना डाल रहे हैं, यानी डर डाल रहे हैं, कायरता डाल रहे हैं, तो ये डर या कायरता आप कब डालेंगे? इन उसके अंदर टिमिड एशन। ठीक है, टिमिड ऐसन बना देंगे। ऐसन समझते हो ना, बिहारी में लोग कहते हैं ऐसन, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंटिमिडेशन क्या होता है? किसी को डराना, धमकाना, भयभीत करना। ठीक है, इंटिमिडेशन के साथ में आपको कुछ बताना चाहता था, इंटिमिडेटिंग इससे आता है, आगे पता नहीं वो दिया है या नहीं दिया है। इंटिमिडेटिंग वो एडजेक्टिव हो जाता है। इंटिमिडेटिंग कोई बात है तो आपको वो डराती है, अंदर से एक तरीके से अनकंफर्टेबल फील कराती है। ठीक है, the action of frightening or threatening someone is called intimidation. इसके सिनोनिम्स होते हैं coercion, bullying, harassment, terrorizing, menacing। ठीक है, ये नियर सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स इसके हो जाते हैं रीअश्योरेंस, किसी को आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं इंटिमिडेट करके, और रीअश्योर जब आप कर रहे हैं तो आप उसको तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल उसके उल्टा हो जाएगा, किसी को कंफर्ट कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को एनकरेज कर रहे हैं। अब एनकरेजमेंट, सपोर्ट, रीअश्योरेंस, ये सब यहाँ पे नाउन चुकी है, इसलिए नाउन की तरह आपको दिए गए हैं। अगर ये वर्ब होता है इंटिमिडेट तो सपोर्ट वर्ब हो जाता है इसका एंटोनिम, रीअश्योर वर्ब हो जाता एन से हटा के, कंफर्ट तो ऑलरेडी वर्ब होता है, एनकरेजमेंट में से मेन हटा दो तो मेंट हटा दो तो ये भी वर्ब हो जाता है, ई नहीं हटाना है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बताया था ना मैंने, टिमिडस, टिमिड वैसे ही आ जाता है। देखिए ज्यादातर चीजें लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच से और पुराने जर्मन से होते हुए मिडिवल इंग्लिश से बहते हुए इंग्लिश में आई हैं, और उससे पहले काफी कुछ संस्कृत से बहा था, लैटिन और ग्रीक में। तो बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग धीरे धीरे ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसलिए मैं वोकैबुलरी ऐसे पढ़ा रहा हूँ। बहुत से लोग हैं, मिलियंस में व्यूज हैं, वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मेरे व्यूज पता नहीं कब उतने जाएंगे, शायद ना ही जाए, 20, 25, 100, 1000, मुझे नहीं पता कितने व्यूज मिलेंगे, बट मैं अपना तरीका नहीं बदलूंगा। ओके, क्योंकि मुझे लगता है यही बेस्ट तरीका होता है वोकैबुलरी पढ़ाने का, कि आपके दिमाग में वो रच बस जाए। ताने बना बना के ऐसे, मकड़ जाल देखा है ना, मकड़ी का जाला, ठीक, कैसे हर चीज कनेक्टेड रहती है, वैसे ही बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए आपके दिमाग में, शब्दों का जाल। खैर, तो इस इनसे इंजेक्ट आता है, इंस्पायर आता है, सबको पता है। टिमिड से टिमिडस आता है, टिमिडिटी। टिमिडिटी मतलब होता है कायरता। इसको डर के सेंस में मत यूज करना। फियर एक अलग चीज है, टिमिडिटी एक अलग चीज है। इंग्लिश में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, लोग सिखा देते हैं। ये मत कहना आई एम हैप्पी, कहना आई एम ओवरजॉयस, आई एम एक्सटेटिक, आई एम एलेटेड। भैया सबके अलग इस्तेमाल हैं, सब अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, टिमिड का कुछ और मतलब होता है, टिमिडिटी का कुछ और मतलब होता है। हिंदी में जिसको डर, भय और इन सब चीजों में अंतर नहीं पता हो, क्या बताएगा वो। खैर, द प्रोटेस्टर्स स्पोक आउट डिस्पाइट पुलिस इंटिमिडेशन। पुलिस के डराने के धमकियों के बावजूद प्रदर्शनकारी ने आवाज उठाई। प्रोटेस्टर्स, ठीक, प्रदर्शनकारी। लैटिट्यूड, ठीक है, स्वतंत्रता, छूट। ये लैटिट्यूड का ऐसा मतलब ना काफी कम ही यूज होता है, बट फिर भी चूंकि द हिंदू में दिया हुआ है, आप लोग को जानना है तो पेशेंट खिदमत है ये आपके लिए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका एटीट्यूड ऐसा है, आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप लेट कर भी पढ़ाई कर रहे हैं और फिर भी आपके घर वाले कुछ नहीं कह रहे। देखो ये एटीट्यूड में लेट के पढ़ाई कर रहा है तो आपको घर वालों से छूट मिली हुई है, पढ़ो बेटा, पूरा एटीट्यूड दिखाओ और लेट के पढ़ो। आप ऑफिस में लेट जाते हैं फुल एटीट्यूड में, फिर भी ऑफिस वाले कुछ नहीं बोलते क्योंकि आपको लैटिट्यूड मिला हुआ है। समझ गए, पहले ही बोला था निमोनिक्स में लॉजिक नहीं ढूंढते हैं। ठीक है,
ये ढूंढते हैं कि वो सच में हमें याद रखा पा रहा है या नहीं, याद करा सकता है या नहीं किसी चीज को। फ्रीडम और स्कोप ऑफ एक्शन, स्वतंत्रता, छूट, इसको और भी आप याद रख सकते हैं ऐसे। आपको याद है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं। ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये लैटिट्यूड होते हैं। ये जो लेटा हुआ है ना, ये लेटिट्यूड है। ये जमीन पे जो लेटा हुआ है, लैटिट्यूड। तो क्या सोचा था, क्या दिमाग में आया था, मैं भूल गया। तो ऐसे समझिए कि आपको काफी आजादी है लैटिट्यूड्स के बीच में ऑपरेट करने की, ठीक है। तो फ्रीडम है, लिबर्टी है, लीवे है, स्कोप है, फ्लेक्सिबिलिटी है। लैटिट्यूड के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स होंगे रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, कॉन्फाइनमेंट, कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है किसी तरीके का, किसी तरीके की लगाम कह लीजिए, संयम, रिस्ट्रेंट से जुड़ा हुआ ये भी होता है। और कॉन्फाइनमेंट तो आपको पता ही है, कैद, ठीक है। अब ये आता है लैटिन के लैटिट्यूडो से, ब्रेथ और विथ के लिए यूज करते हैं, जो खुद लैटस से आता है, वाइड, चौड़ाई। इसी से डाइलेट आता है, इस लेटस का लेट डाई बन जाता है। कोई चीज जब फैलती है तो आंखों के लिए यूज होता है, सुना है ना, his pupils were dilated, आंखों की जो pupils है फैले रहते हैं। जब कोई ड्रग्स वगैरह जब किसी ने लिया होता है, कोई इंटॉक्सिकेटेड होता है। लैटिट्यूड तो आपको मैंने समझा ही दिया। खैर, द टीचर गिव्स स्टूडेंट्स एनफ लैटिट्यूड टू चूज रिसर्च टॉपिक्स, शिक्षक महोदय बच्चों को पर्याप्त छूट देते हैं कि चुन लीजिए जो भी आपके शोध का विषय। अब आते हैं मलिशियस। इसके लिए आप मैल को याद रखिएगा। ये जो मैल है ना, ये इंग्लिश में बहुत बार आएगा, मलाइनेंट, मलाइन, ठीक है। ये हिंदी के मैल की तरह ही है, यानी कि ये जहां भी जाएगा कुछ गंदा, कुछ बुरा, मैल इंटेंट, मैल नरिशमेंट, मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुछ बुरा, ये लेकर आएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो मैलिशियस और लिशियस आप याद रखिएगा। लिशियस, हमारे यहाँ एक ऐप है ना जो मटन वगैरह, चिकन वगैरह की डिलीवरी करता है। तो ऐसा याद रखिएगा कि अगर लिशियस से आए हुए मटन में या चिकन में मैल निकल गया तो वो हानिकारक होगा आपकी सेहत के लिए, ठीक है। तो इंटेंडेड टू कॉज हार्म, वैसे इसमें आपको निमोनिक की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। मैल तो ऑलरेडी सबको पता है बुरे के लिए होता है। खैर, तो मलिशियस कहाँ हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं, इंटेंट के साथ खूब यूज करते हैं। किसी ने आप पे इल्जाम लगाया, गलत इल्जाम लगाया मलिशियस इंटेंट से, ठीक है। सिनोनिम्स होंगे स्पाइटफुल। स्पाइट का मतलब ही होता है दुर्भावना, किसी में दुर्भावना भरी पड़ी है तो दुर्भावनापूर्ण है। इसी मैल से मलेवलेंट आता है। और विंडिक्टिव, विंडिक्टिव जिसमें बदला लेने की भावना हो। विकेड, दुष्ट, क्रूएल, क्रूर, ये तो हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं काइंड, बनवलेंट, इसको बनवलेंट पढ़ते हैं, बनवलेंट, बनवलेंट। इसको ह्यूमेन पढ़ते हैं, इसको याद रखना, इसको पढ़ते हैं ये जो भाई साहब है ना, ह्यूमेन, नॉट ह्यूमन, ये ह्यूमेन, ठीक है। और ये होता है कंपैशनेट, कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब करुणापूर्ण, और ह्यूमेन मतलब मानवीय। मैं वही समझा रहा था उस वक्त कि जिसको डर और भय का अंतर नहीं पता, जिसको करुणा और दया का अंतर नहीं पता, जिसको शोभ, विषाद, वेदना, पीड़ा, कष्ट, दुख और शोक में अंतर नहीं पता, वो कैसे बता पाएगा इंग्लिश के अलग अलग शब्दों में अंतर क्या होता है। भाषा, भाषा, आधे लोग तो ये श ही नहीं पढ़ पाते। भाषा को समझने के लिए भैया तन मन झोंकना पड़ता है। खैर, तो ये तो बताया ही था मैंने, मलेशिया मैलस से आता है, बुराई के लिए, तो इतना कुछ याद नहीं रखना। हाँ, ये मुझे याद नहीं था। मैलेडी, मैलेडी बीमारी को कहते हैं। मलाइनेंट, इसको मैलिग्नेंट या मलाइनेंट क्या पढ़ा जाता है, इसको एक्चुअली मैलिग्नेंट पढ़ा जाता है। मैं भूल गया हूँ उसको, आप एक बार मरियम वेबस्टर पे देख लेना या कॉलिंस पे देख लेना, सब फ्री रिसोर्सेज हैं यार, सारा काम मुझसे ही कराओगे। OALD पे देख लेना, पढ़ लेना। मैं कोई अंग्रेज नहीं हूँ, ठीक है। मेरी इंग्लिश मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छी है, पर ये जो पॉपुलर लोग हैं उनसे अच्छी। खैर, तो इसको देख लेना।
मलिशियसली से एडवर्ब आता है मलिशियसली, मलिशियस उस वक्त से मैं बोले जा रहा हूँ, मलिशियस होता है, मलिशियसली होता है, मलिशियसनेस होता है। देखिए आपको पढ़ाते वक्त परफेक्शन रखना एक अलग चीज है। मुझे जो नहीं होगा मेरा फर्ज ये बनता है, मुझे जो नहीं आता या जहां मैं कंफ्यूज हूं वो मैं क्लियरली बोलूं कि आप खुद से एक बार चेक कर लो। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ पे भरोसा करो और फिर मैं तुमको अपने सिर पे बिठा के कुएं में लेके कूद जाऊं। तुम्हें लगता है कि सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है और फिर एक मार्क्स से लोगों का गवर्नमेंट जॉब छूट जाता है और लोग पता ही नहीं चलता कि ये एक नंबर तो वही कटे थे ना, वो गुरुजी ने जो गलत बताया था जिनकी हम पूजा कर रहे थे अगरबत्ती लगा के। मुझे अंधभक्ति नहीं चाहिए और प्लीज किसी और की भी मत करना। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मलिशियस, दे स्प्रेड मलिशियस रूमर्स अबाउट देयर राइवल। ठीक है, अपने राइवल यानी कि प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हमने अफवाह उड़ाई, दुर्भावनापूर्ण ऐसा। ठीक है, मलिशियस अटैक, दुर्भावनापूर्ण हमला, गंदा हमला, भयानक हमला इस सेंस में होता है। पर्टेन्स, पर्टेन का V5 है एक्चुअली, पर्टेन लिखना चाहिए था यहाँ पे। पर्टेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म और प्लूरल। ठीक है, और इसका जब एस हम लगा देते हैं तो ये बन जाता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर। ठीक है, पर्टेन का मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ हो। इसको ऐसे याद रखना, कर्टेन पर्दा, पर्दा खिड़की से जुड़ा हुआ होता है ना, तो पर्टेन किसी चीज से कुछ जुड़ा हुआ है तो वो इट पर्टेन्स टू इट। ठीक, रिलेट, कंसर्न, अप्लाई, रेफर, कोरस्पॉन्ड के सिनोनिम्स हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं। डिटैच उससे अलग होना, डिस्कनेक्ट अलग हो जाना, सेपरेट आइसोलेट बिल्कुल अलग थलग पड़ जाना, ये इसके एंटोनिम्स। पर थ्रू के सेंस में होता है, और टेनिया टू होल्ड के लिए होता है, लैटिन से आया है, फिर ये दोनों मिलके पर्टिनियर बन जाते हैं। स्टेनियस का मतलब होता है, इसी टेनियस से बहुत सी चीजें आती हैं, रिटेन, डिटेन, कंटेन, एंटरटेन। एंटरटेन आप करते हैं ना तो किसी को रोक के रखते हैं। टेनेसिटी, बिल्कुल रुका रहता है वो अपना वो लेके, क्या कहते हैं उसको, अपने दृढ़ संकल्प को लेके वो टेनेशियस होता है। ठीक है, इंग्लिश सीखो ढंग से, हटो नहीं। ठीक है, प का तो मतलब पता ही है, फैल जाने के लिए होता है, थ्रू। परमिट, अनुमति देना कि हाँ भाई फैल के काम करो। परवेड, हर तरफ फैल जाना, पहले भी हमने पढ़ा था। तो इट पर्टेन्स, इट इज पर्टेनिंग। ठीक है, ऐसा कुछ। द रूदिस रूल पर्टेन्स ओनली टू परमानेंट एम्प्लॉइज, मतलब ये लागू होता है सिर्फ अस्थायी कर्मचारियों पे, अप्लाइज ओनली टू। कितना सिंपल हो गया ना, इस पे याद रखना। द इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू योर एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन दी थी ये इंफॉर्मेशन उसी से संबंधित है, उसी से जुड़ी हुई हो तो गया। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, यथार्थवादी, जो प्रैक्टिकल हो, रियलिस्टिक हो। ठीक है, सपनों में ना झूल रहा हो। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको, आपको प्रैग से कोई याद आ रहा है जो हमारे यहाँ चेस मास्टर है? ठीक है, तो उसने ऑटोमेटिकली चेस नहीं जीता, वो बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सीख के चेस जीता उसने। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच थी उसकी। ठीक, सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, यूटिलिटेरियन, रैशनल, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे, आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, ड्रीमी और फैंसीफुल। ये ड्रीमी और फैंसीफुल तो जरूर याद रखना, जो प्रैग्मेटिक नहीं होता है फैंसीफुल होता है, फैंटेसाइजिंग होता है। आगे चल के आपको इसके नियर एंटोनिम्स में हाइपोथेटिकल भी हो सकता है कहीं मिल जाए, काल्पनिक। ठीक है, याद रखिए। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिको से आया है जो कि ग्रीक का है। प्राग्मा का मतलब ही होता है कोई काम, कोई डीड, कोई एक्शन। आप कुछ कर रहे हैं तब तो आप सक्सेस की उम्मीद कर सकते हैं, तो आपकी सोच प्रैग्मेटिक कहलाएगी। एक्शन कर रहे हैं तो, नहीं है तो उसमें व्यवहारिकता नहीं।
मैं वीडियोस डाल रहा हूं, मेरे हो सकता है मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कभी ना हो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, मैं वीडियो डाल रहा हूं तो फॉलोअर्स ना हो, इसकी संभावना है, तगड़ी संभावना है, लेकिन 100% तो नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है बहुतों ने डाला, बहुतों के। लेकिन अगर मैं वीडियो डाल ही नहीं रहा हूं तब मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाए, इसके चांसेस हैं क्या? मैंने काम किया ही नहीं। जब तक आप डीड करेंगे नहीं, एक्शन लेंगे नहीं, तब तक आप व्यवहारिकता से किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। उस अप्रोच को प्रैग्मेटिज्म कहेंगे। कोई आदमी है तो प्रैग्मेटिस्ट है, जो ऐसा सोच रहा है, प्रैग्मेटिस्ट। ठीक है, वी नीड अ प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन। हमें व्यवहारिक वो चाहिए, समाधान चाहिए, सपनों वाला नहीं चाहिए। रीअश्योरेंस, री मतलब फिर से, अश्योर मतलब भरोसा दिलाना। तो रीअश्योर, आप किसी को बार बार भरोसा दिला रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, उसके अंदर से डर निकाल रहे हैं, द एक्शन ऑफ रिमूविंग डाउट्स और फियर्स। रीअश्योर वर्ब हो जाता है, रीअश्योरेंस नाउन हो जाता है, रीअश्योरिंग ये एडजेक्टिव होता है, रीअश्योरिंग ये हो जाता है एडजेक्टिव, और रीअश्योरिंगली हो जाता है एडवर्ब। ठीक है, ठीक। तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे एनकरेजमेंट, कंफर्ट, कंसोलेशन, सपोर्ट और रिलीफ, और एंटोनिम्स हो जाएंगे एंजाइटी, डाउट, कंसर्न और वरी। आगे बढ़ते हैं, लैटिन री अगेन, अश्योरेंस, सिक्योर, सब मैं समझा चुका हूँ। अश्योर, इंश्योरेंस, सब अश्योर से निकल के आते हैं। री से रिन्यू, फिर से नया करना, रिबिल्ड फिर से बनाना। री अश्योर वर्ब मैंने बता ही दिया था, री अश्योरिंग एडजेक्टिव, और री अश्योरिंगली एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, Her words gave him much needed reassurance। मान लीजिए किसी लड़के की 8 साल से कोई गर्लफ्रेंड थी और वो बेचारा उससे बड़ा प्यार करता था, फिर एकाएक बिना कुछ बोले डंप करके चली जाती है, और फिर वापस आती है अपने बर्थडे के दिन और उसको कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बीच के 4, 5, 6 महीने जब वो छोड़ के गई थी, उसने क्या किया ये नहीं पूछता है, उसके शब्दों से उसको रिएश्योरेंस मिलती है। माफ करना, दुख में इधर उधर निकल जाता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। सॉलिडैरिटी, सॉलिडैरिटी, सॉलिड से याद रखना। ठीक है, सॉलिड यारी। ठीक है, सॉलिड यारी है तो लोग आपके लिए हर जगह इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे, समर्थन में रहेंगे, तो इसे सॉलिडैरिटी आता है। स्पेलिंग निमोनिक्स आज मैंने नहीं बताया, मैं भूल भी जाता हूँ ना कई बार। ठीक है, सॉलिड, और आरती की बहन आरिती, इसको याद रखो, सॉलिड आरिती। आरती की बहन आरिती जो है वो बड़ी सॉलिड है, किसी भी तरीके का किसी को सपोर्ट देने में, बस इसको याद रखना, सॉलिडैरिटी। सिनोनिम्स हो गए यूनिटी, कोहीजन, सपोर्ट। यूनिटी और सपोर्ट अमॉन्ग, अमंग, अमंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो यूनिटी, कोहीजन, सपोर्ट, अलायंस और कोऑपरेशन, ये सिनोनिम्स और नियर सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाते हैं डिवीजन, डिसयूनिटी, सेपरेशन और राइवलरी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सॉलिड से आया है सॉलिडिफाई, सॉलिड, सॉलिडैरिटी। ठीक है, इसको सॉलिडैरिटी ही पढ़ते हैं, फ्रेंच का। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं मिलजुल के। सॉलिडैरिटी दिखा रहे हैं कि दोनों पिटाई खाएंगे साथ में। सॉलिडैरिस्टिक एडजेक्टिव हो जाता है। द वर्कर्स मार्च्ड इन सॉलिडैरिटी विद देयर कॉलिग्स, कॉलिग पढ़ते हैं इसको, इस शब्द को सीख लो यार। इंडिया में लोग इसको या तो पढ़ेंगे कॉलीग खींच के, या कुलीग पढ़ेंगे, या कलीग पढ़ेंगे, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं करता, वो होता है कॉलिग, कॉलिग छोटा वाला ली। ठीक है, तो बस यही है सॉलिडैरिटी। स्क्वांडर्ड, ठीक है, स्क्वांडर्ड, इसको कैसे याद रखोगे? समझो कि ये सिकंदर को तोड़ मरोड़ के बना है। सिकंदर, सिकंदर के नाम को हमने तोड़ मरोड़ मरोड़ा तो सिकंदर हो गया है। अब जैसे नाम को तोड़ा मरोड़ा गया, वैसे पर्सनालिटी भी तो तोड़ी मरोड़ी जाएगी। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, और ये भाई साहब जो स्क्वेंडर हैं, ये ग्रेट से सिर्फ बिल्कुल उल्टे हैं। ठीक है, तो स्क्वांडर का मतलब होता है समय बर्बाद करना, व्यर्थ गंवाना। ईडी फालतू का यहाँ लगा हुआ है,
ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है स्क्वांडर, स्क्वांडर्ड वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है, यानी कि सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो स्क्वांडर को याद रखना, स्क्वांडर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाना चाहिए था, ये गड़बड़ काफी हुई है आज। तो स्क्वांडर मतलब होता है बर्बाद करना, व्यर्थ गंवाना। स्क्वांडर्ड मतलब बर्बाद किया, गवाया, और पास्ट पार्टिसिपल तो होता ही है कई बार एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल। तो स्क्वांडर्ड अपॉर्चुनिटी कोई थी तो बर्बाद अपॉर्चुनिटी थी, वेस्टेड इन अ फूलिश और केयरलेस वे, यहाँ एडजेक्टिव ही यूज हुआ एक्चुअली। खैर, वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, मिसयूज्ड अपॉर्चुनिटी, डिसिपिटेटेड कोई चीज है, फ्रिटर्ड है, थ्रोन अवे है, ठीक है, ये सब स्क्वांडर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स सेव्ड, कंजर्व्ड, प्रिजर्व्ड, मैनेज्ड, वेल यूज्ड, ठीक है, ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। इंग्लिश के स्क्वांडर से आया है, इधर उधर भटकने के सेंस में होता है, इधर उधर बिखेरने के सेंस में होता है। तो स्क्वांडर का मतलब होता है स्कैटर, कोई स्क्वांडरर है तो वो पैसे बिखेर देता है, इधर उधर स्कैटर कर देता है, फिजूल खर्ची काफी करता है। तो स्क्वांडर वर्ब है, स्क्वांडरर नाउन है, और स्क्वांडरिंग किसी का रवैया है, किसी का काम है, तो ये नाउन हो जाता है। ये स्क्वांडर्ड हिज एंटायर इनहेरिटेंस, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म ये बन गया है। ठीक है, डोंट स्क्वांडर दिस अपॉर्चुनिटी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, ठीक है। स्क्वांडर्ड अपॉर्चुनिटी मतलब वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ स्क्वांडर्ड अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ट्रैम्पलिंग पे आते हैं हम, ट्रैम्पलिंग कुचलना, अपमान करना, ये तो सबको पता है, ट्रैम्प ट्रैम्प ट्रैम्प, ठीक है। तड़ाम तड़ाम पैर मार रहे हो किसी चीज पे और वो तड़प तड़प के लेट लेट के घूम रहा है, तो आप ट्रैम्पलिंग कर रहे हैं, कुचलना, अपमान करना, ठीक है। क्रशिंग, वायलेटिंग, इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग, डिसरिस्पेक्टिंग, ऑनरिंग, रेस्पेक्टिंग, प्रेजिंग, अपलिफ्टिंग। आज काफी गड़बड़ हुई है। ट्रैम्पलिंग नाउन हो जाता है एक्ट के सेंस में, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाता है, जेरंड बन जाता है, तो वो नाउन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ वैसे हम मुझे लगता है मुझे लगता है कि ये सिनोनिम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव के हैं, क्रशिंग, वायलेटिंग, इंसल्टिंग और डिग्रेडिंग, डिसरिस्पेक्टिंग। एंटोनिम्स याद रखना, ऑनरिंग, रिस्पेक्टिंग, प्रेजिंग, अपलिफ्टिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। ट्रैम्पन से आया है, कुचलने से। ट्रैम्पल, ट्रैम्प, ट्रैम्प कहा जाता है भटकना, ट्रैम्प भटकने वाले को भी कहा जाता है, भिखारी टाइप का जो है ना, भिखारी ही एक तरीके का, इधर से उधर दौड़ रहा है, इधर से उधर जा रहा है फटे कपड़े पहन के, और ट्रैम्प कहलाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसी की हालत को याद रख लो, उसका सब अपमान करते हैं, सब उसको लात मारते हैं, धुतकारते हैं, उसके ऊपर पैर रख के चले जाते हैं, कुचल के चले जाते हैं, तो ट्रैम्प है, ट्रैम्पलिंग उसके साथ होती है। The authorities were accused of trampling on, trampling के साथ on, trampling the human rights, हटाओ ये preposition, ठीक है। अथॉरिटीज पे इल्जाम लगा कि नहीं लगता है, सॉरी, ऑन लगता है, ट्रैम्पलिंग ऑन स्टेप ऑन के सेंस में होगा, पर ट्रैम्पलिंग बिना ऑन के भी होता है, ठीक है। तो मानव अधिकारों को कुचलने का उन पे आरोप लगा, ही वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर ट्रैम्पलिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की भावनाओं को कुचलने का उस पे आरोप। विंडिक्टिव अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव बदले की भावना जिसमें होना, स्पाइटफुल, वेंजफुल, रिवेंजफुल। अब विंडिक्टिव को कैसे याद रखेंगे हम, विंड को मान लो याद कर लो, विंड यानी कि हवा, ठीक है, और एक्टिव है काफी, कि हवा एक्टिव है तो तेज चल रही है, तेज चल रही है तो सारी चीजें उड़ा के ले जा रही है, सब कुछ तोड़ मरोड़ दे रही है, तो विंडिक्टिव हो, ठीक है। वेंजफुल, स्पाइटफुल, रिवेंजफुल, इसी वेंज से वेंजेंस आता है, वेंजेंस प्रतिशोध। आज से करीब 12-15 साल पहले मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था, वेंजेंस का, एक इंसान के सामने जो एमए कर रहे थे इंग्लिश से, वो ऐसे पागलों की तरह हंसा था जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया, और मुझसे कहता है
ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता डिक्शनरी। ठीक है, इंडिया को क्रेडेंशियलिज्म ने जितना खराब किया है और हाइप ने जितना खराब किया है ना, किसी ने नहीं किया। तुम लोग पॉपुलर लोगों को देखते हो तो तुमको लगता है कि अरे वो तो बेस्ट टीचर्स है। एक बार खुद से तुम डिक्शनरीज भी नहीं चेक करते, अच्छी ग्रामर की बुक्स भी नहीं चेक करते, करोगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। खैर, तो वेंजफुल, स्पाइटफुल, रिवेंजफुल मतलब जिसमें बदले की भावना हो, अनफॉरगिविंग माफ ना करता हो, मलिशियस तो अभी हम लोग पढ़े थे ना दुर्भावनापूर्ण, उसी में विंडिक्टिव आया था। एंटोनिम हो जाएगा फॉरगिविंग, काइंड, कंपैशनेट, मर्सीफुल, कंपैशनेट करुणामयी, करुणामय, कंपैशन और काइंडनेस में क्या अंतर है सोचना। खैर, विंडिक्टा से आता है रिवेंज, विंडिक्टा खुद आता है विंडिकेयर से, ओल्ड लैटिन में। इसका तो होता है क्लेम, एवेंज। विंडिकेशन, विंडिकेशन मतलब होता है प्रतिफल। आपने कुछ किया किसी के खिलाफ, उसको उसका फल मिल गया, उसने जो पहले आपके लिए किया था उसके बदले। ठीक है। विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। विंडिकेट का मतलब होता है किसी बात को साबित कर देना, क्या यही सही था। ठीक है। विंडिक्टिवली की एडवर्ब हो गया, विंडिक्टिवनेस ये नाउन हो गया। विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ लगता है, विंडिक्टिव रिमार्क के साथ लगता है, प्रतिशोधी टिप्पणी। मान लीजिए आपने पहले किसी को कुछ कहा और अब वो आपको कुछ बल बोल रहा है, एक के बदले चार ईंट का जवाब पत्थर वगैरह। ठीक है। अब आते हैं वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी, इसका आई टी के बाद आई एस हटा दो, वाई लगा दो। वल्नरेबिलिटी होती है ना कमजोरी, असुरक्षा। और कोई वल्नरेबल है तो वो कमजोर है, कोई भी उसको चोट पहुंचा सकता है। जैसे ब्रेकअप के बाद कोई वल्नरेबल है ना, कोई भी आके उस पर अपना दांव लगा के चला जाएगा। ठीक है। तो वीकनेस, रिस्क, वीकनेसेस और रिस्क ऑफ बीइंग हार्म, सिंगुलर प्लूरल में है। कैसे याद रखेंगे वल्नरेबल? सोचना तुम लोग, कुछ कमेंट वगैरह कर देना, मैं भी सीख लूंगा। वल्नरेबल, बल नहीं है किसी में, किसी नर में बल नहीं है तो वो एबल नहीं है, एबल नहीं है तो कमजोर है। बल, नर, एबल। हाँ, बल, नर, जिस नर में बल नहीं वो एबल नहीं, सिंपल। कमजोर है, सुरक्षा है, वल्नरेबल। वल्नरेबल है, वल्नरेबिलिटी उससे जोड़ देना हो जाएगा। वीकनेसेस, ससेप्टिबिलिटीज, शॉर्टकमिंग्स, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेजालिटीज, फ्रेजालिटीज, सेंसिटिविटीज, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्ट्रेंथ, डिफेंसेस, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड्स, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है। वलनेस, ये मैं भूल गया था। वलनेस का मतलब होता है घाव, और एबलीस मतलब एबल। ठीक है। तो किसी को आप जब घाव पहुंचा सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, तो समझिए कि वो वल्नरेबल है, असुरक्षित है। इससे वल्निफिक आता है, ये शब्द तो मैं बहुत सालों के बाद देख रहा हूं, मैंने किसी नॉवेल में पढ़ा था करीब 20-22 साल पहले। ठीक है। तो वल्निफिक है तो उससे घाव होता है, वो ऐसी चोट होती है जो आगे चल के पक जाती है। तो वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबल, ये सब निकल के आते हैं इससे। ये देख लो, वीडियो डाउनलोड कर लेना। The report highlights the vulnerabilities of the healthcare system. हमारे स्वास्थ्य प्रणाली में, स्वास्थ्य तंत्र में जो कमजोरियां हैं उनको ये रिपोर्ट उजागर करती है। तो ये रहा हमारा आज का वोकैबुलरी। मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है काफी, लोगों को देर भी हो गई, तो देखो कल पढ़ना इसको। चलो फिर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, कीप लर्निंग।